नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसे आज हम फिर से आगे बढ़ाते हुए इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम देख रहे थे आधुनिक इतिहास। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के जितना भी वीडियोस आप देखे हैं आपको समझ आए होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के उपयोगी था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो देखें, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मैं पूरा डिटेलिंग के साथ बताया हूँ, हर क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से भी, साथ ही साथ जो आपके संभावित प्रश्न होते हैं उसे भी हमने डील किया है, और जो विगत वर्ष में पुराने वर्ष में आए हुए परीक्षा हैं उसके भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सब्जेक्ट्स का यहाँ पर एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, डिटेलिंग के साथ सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विषय की पूरी तैयारी कर सकते हैं, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए, जो छत्तीसगढ़ में भर्तियां होने वाले उसके लिए। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजों के अधीन आया? अंग्रेजी शासन के अधीन छत्तीसगढ़ पहली बार कब हुआ पूर्ण रूप से? ऑप्शन है 1801, 1812, 1818 या 1821। तो इसका सही उत्तर है 1818। देखिए, 1818 के समय छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक कौन था आपका? अप्पा साहब। ठीक है, कब से कब तक था? 1816 से 1818 तक था दोस्तों, 1818 तक था। ठीक है, इसी समय आपका नागपुर में जो थे आपके कौन? रघुजी तृतीय। ठीक है, रघुजी तृतीय कौन थे? आपके अल्पवयस्क थे उस समय। कहाँ? आपके मराठा नागपुर में। इसीलिए आपका जब तृतीय आंग मराठा हुआ तो उस समय नागपुर में जो मराठे थे वो क्या हो गए? कमज़ोर पड़ गए। और इसी समय आपका छत्तीसगढ़ भी मुख्य रूप से नागपुर के अधीन ही था, तो वहाँ पर भी क्या हो गया? अंग्रेजी शासन का आगमन हो गया पूर्ण रूप से, है ना। और यहीं पर ही देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ भी आपका अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1818 में। उस समय क्या है, नागपुर की संधि के साथ आपका छत्तीसगढ़ भी क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। अप्रत्यक्ष रूप से याद रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से 1854 आपका डलहौजी के हड़प नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से आपका अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आपका क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा, जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा जो आपका संधि हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो संधि हुआ था, उसी नागपुर की संधि, कौन सी संधि? नागपुर की संधि हुई थी, उसके अधीन आपका छत्तीसगढ़ भी था। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ भी 1818 में अंग्रेजों के अधीन हुआ। समझेंगे दोस्तों, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1741 में मराठा भास्कर पंत ने आक्रमण करके छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित करी, कलचरियों को भगा दिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया उन्होंने रघुनाथ सिंह के द्वारा। कलचुरी जो शासक थे वो शासन किए वहाँ पे, अप्रत्यक्ष रूप से मराठा का शासन हुआ उनके माध्यम से। मोहन सिंह आए 1745 तक। फिर रघुजी प्रथम ने आपके बिम्बाजी भोसले को शासन करने के लिए भेजा यहाँ छत्तीसगढ़ में 1757 में। 1757 अर्थात 1758 से 1787 तक आपका बिम्बाजी थे। इसके बाद हमने सब देखा है दोस्तों, बिम्बाजी के बाद चिमड़ा जी, चिमड़ा के बाद योंको जी, योंको के बाद आपका परसों जी, और परसों के बाद अप्पा साहब। सब हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि 1818 में मैं आपको क्यों बता रहा था 1741 से 1700 आपका 45, और फिर 1755 तक आपका क्या हुआ? रघुजी प्रथम की मृत्यु हुई थी। 1758 में आपके कौन? बिम्बाजी भोसले शासक हुए छत्तीसगढ़ के। बिम्बाजी भोसले के बाद आपका देखना, बिम्बाजी 1758 से लेकर के चला आपका 1757 से लेकर के 1787 तक चले। ठीक है, 1787 से तक चले वो 1758 से। इसके बाद हम देखेंगे 1788 से आपका जब आए वेंको जी के शासन में सूबेदारी प्रथा शुरुआत हुआ, और अप्रत्यक्ष रूप से आपका मतलब देखा जाए तो सूबेदारों के माध्यम से मराठा शासन करने लगे 1788 से 1818 तक का। ठीक, यही 1818 में आपका अंतिम जो कौन था सूबेदार? यादवराव दिवाकर। और उस समय शासक कौन थे आपके? शासक थे आपके अप्पा साहब। यहाँ पर अप्पा साहब काम किए अपना 1818 तक। 1818 से लेकर 1830 तक का अंग्रेज जो आ गए अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिए। कब? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तब।
उसमें क्या हुआ, नागपुर की संधि हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच। नागपुर के संधि होते साथ छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था वो भी आपके नागपुर के अंतर्गत ही आता था, नागपुर के अधीन था। तो इसलिए छत्तीसगढ़ पहली बार क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन आया 1818 से 1830 तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। थ्योरी वाला क्लास आप लोग जरूर से देखिएगा, उसमें और अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसी छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, अधीक्षक बोल रहा है भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में, मतलब 1818 से लेकर के 1800 आपका जब 30 तक का किसे अधीक्षक नहीं बनाया गया था। तो एडमंड तो पहला था दोस्तों, कैप्टन एडमंड। फिर एगेन्यू भी था, राजधानी परिवर्तन के इन्होंने रतनपुर से रायपुर। कैप्टन हंटर भी था, जबकि चार्ल्स इलेट नहीं था, इसलिए यही आंसर है। चार्ल्स इलेट कौन सा, प्रथम डिप्टी कमिश्नर था छत्तीसगढ़ का, जबकि हंटर था। एडमंड आया, फिर एगेन्यू आया, फिर हंटर आया, फिर सैंडविच आया, फिर आपका विलिकन्स आया, फिर आपका काफर्ड आया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका चार्ल्स सी इलियट। ठीक, ये कौन था आपका डिप्टी कमिश्नर था, प्रश्न के अधीक्षक की बात किया था, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। कैप्टन एडमंड था, नो डाउट। ठीक है, 1818 से 1818 तक ही था, एक ही साल तक था। ठीक है, उसी समय में चेंज हो गए थे आपके अधीक्षक जी, कौन, एगेन्यू आ गए थे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था। मैं आपको अभी बताया 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज जीत गए, मराठा हार गए और आपका मराठा नागपुर की संधि हुई, उसके दिन छत्तीसगढ़ भी आ गया। 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य का प्रथम सुपरिटेंडेंट था। सुपरिटेंडेंट अर्थात अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन वाला अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया पी वंस एगेन्यू, कैप्टन हंटर, विलिकन्स या एडमंड। तो एडमंड सबसे पहले था। ठीक है, एडमंड 1818 में था, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या था। मैं बताया आपको, उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किसने किया था, तो एगेन्यू ने किया था। एगेन्यू थोड़ा महत्वपूर्ण कार्य करके गया था छत्तीसगढ़ में। पहला चीज़ तो इन्होंने रतनपुर से जो है आपका रतनपुर से रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और यहीं से ही आप देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ का राजधानी अभी तक क्या है आपका, रायपुर बन गया दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था एगेन्यू का, तो याद रखेंगे 1818 से 1825 तक। ये कौन है, ब्रिटिश अधीक्षक हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट उस समय के। ठीक है, दूसरा चीज़, इन्होंने छत्तीसगढ़ में आपका प्रशासनिक ढांचे का जो है पुनर्गठन किया। क्या चीज़ किया, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। ठीक है, रिफॉर्म किया इन्होंने आपका वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, रतनपुर से रायपुर अपनी राजधानी इन्होंने बदला, साथ ही यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया उन्होंने। ठीक है, 27 जो परगना था। ठीक है, परगने का प्रमुख को कामा बंसीदार बोलते हैं दोस्तों। परगना पद्धति का जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर जी थे। परगना पद्धति के जन्मदाता या सूत्रपात बोला जाए तो कौन था आपका, विट्ठलराव जी। वहीं वेंको जी कौन थे आपके, सूबेदारी के आपके जन्मदाता, सूबेदारी प्रथा का, कंफ्यूज नहीं होना है वेंको जी और विट्ठलराव में। विट्ठलराव ने क्या किया, आपका परगना 27 परगना बनाए थे। ठीक है, दूसरा चीज़ आपका वेंको जी भोसले क्या किए, सूबेदारी व्यवस्था किए थे। अब ये जो आ गए कौन, एगेन्यू ने 27 परगना की जगह पे क्या कर दिया, 8 परगना बदल गया। ठीक है, और 8 परगने करने के बाद इन्होंने कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ में 9 परगना बना दिए। कितना, 9 परगने बना दिए। ठीक है, याद रखेंगे। अब याद रखना इसमें, इनके समय जो परगने थे उसमें कितने गांव आते थे, तो 20 से लगभग 30 गांव इस परगने के अंतर्गत आते थे। कितने गांव, 20 से 30 गांव। याद रखना दोस्तों, प्रश्न कर सकता है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके समय पटेल का जो पद था, जो आपका किस समय चल रहा था, मराठों के समय चल रहा था, उसको समाप्त कर दिए पटेल का पद। ठीक, जबकि आपका बरार पांडे, ठीक है, बरार पांडे, पोतदार खजंची, ठीक है, पोतदार, और साथ ही साथ आपका अमीन का पद, इसका क्या किया, वहाँ पे नियुक्ति किया दिए।
किसके जगह पे? पटेल के जगह। तो पटेल पद समाप्त करके बरार पांडे और पोतदार और अमीन पद इन्होंने सृजन किया और वहाँ पे नियुक्ति किया। इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखना है एगन्यू के समय ही कुछ विशेष विद्रोह हुए थे। कौन कौन से विद्रोह? तो यहाँ देखते हैं। एक पहला विद्रोह जो हुआ था इनके समय 1818 में, नावागढ़ का विद्रोह। नावागढ़ विद्रोह, ठीक है। विद्रोहकर्ता कौन थे उस समय? प्रश्न करता है, याद रखेंगे, महारसिया। महारसिया ये जमींदार था वहाँ का। कौन था? जमींदार था। इसके बाद आप ये कब हुआ था? 1818 में हुआ था। दूसरा विद्रोह को याद रखना है, 1818 से आपका 1825 तक चला, ठीक है। 1818 से 1825 तक ये विद्रोह कौन सा था आपका? तो गोंड विद्रोह था ये, गोंड विद्रोह, ठीक है। ये आपका धमदा के गोंड राजा, धमदा के गोंड राजा, ठीक। तीसरा विद्रोह को याद रखना आपको 1819। 1819 में हुआ था सोना खान, सोना खान विद्रोह। इस समय आपके शासक वहाँ के थे, जमींदार जो थे वो थे राम साय, राम साय। देखिए इंपॉर्टेंट कंटेंट ही बता रहा हूँ मैं, जो परीक्षा उपयोगी है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सब चीज़ों का। और एक हुआ था आपका 1824 और 25 में परलकोट का विद्रोह, इन्हीं के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था। परलकोट के जमींदार कौन थे? आपके गेंद सिंह, जिनको मैं आपको बता चुका हूँ फांसी दिया गया था 20 जनवरी 1825 में। परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? 1825 में हुआ था, बस्तर में, इन्हीं के समय हुआ था। और एक विद्रोह जो आपका सायंत भारती, कौन सा? सायंत भारती विद्रोह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इस वहाँ के जमींदार कौन थे? सावंत भारती थे, याद रखेंगे। तो इतना सारा विद्रोह को आपको याद रखना है, एगन्यू के समय हुए। कौन से? नावागढ़ का विद्रोह, गोंड विद्रोह धमदा का, सोना खान विद्रोह रामसाय, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह और सामंत भारती विद्रोह सामंत भारती, ठीक है। नावागढ़ का विद्रोह के समय महारसिया कौन थे? वहाँ के जमींदार थे। जितना भी मैं आपको नाम बताया हूँ वो सब जमींदार थे वहाँ के, ठीक है। ये हो गया आपका एगन्यू। चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ। देखिए उस समय ब्रिटिश नियंत्रण काल में भोसले शासन की समाप्ति तो नहीं हुई थी, ठीक है, ना ही ब्रिटिश साम्राज्य में इन लोग मिलाए थे। राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। मैंने आपको बताया कि एगन्यू ने रतनपुर से राजधानी बनाई, कौन सा? अपना रायपुर। प्रशासनिक ढांचे चेंज हो गए वहाँ पे। आपका परगना 27 से कितना कर दिए? 9 कर दिए। साथ ही साथ पटेल का पद को समाप्त किया उन्होंने और बरार पांडे और आपका अमीन और पोतदार की नियुक्ति की, ठीक है। इतना याद रखेंगे। तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? 1818, 1825, 1858 या 1842? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1818। 1818 में आपको रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था ब्रिटिश काल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर बनाया? मैं आपको भी बताया, कैप्टन एगन्यू। एगन्यू ने ये कार्य किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इस राज्य में नियुक्ति निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती विद्रोह हुआ था? मैं आपको अभी बता दिया हूँ, एगन्यू के समय हुआ था। नावागढ़ का विद्रोह, धमदा का विद्रोह हुआ था जो कि आपका गोंड विद्रोह कहलाया था। सोना खान रामसाय जो आपके जमींदार थे, परलकोट के समय गेंद सिंह थे और सावंत भारती के समय सावंत भारती विद्रोह हुआ, ठीक है। ये सब आपका किसके समय हुआ था? एगन्यू के समय हुआ था, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे एगन्यू को। एडमंड तो बस आए थे और सही नहीं लगे तो फिर चले गए, समझ लीजिए। नेक्स्ट है 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? अंग्रेजों ने हार मान ली? अरे भाई गलत बात है, मराठा हार गए। रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, ये भी गलत बात है। लड़ाई अनिर्णायक रहे, ये भी गलत बात है। तो इसमें सही क्या हुआ आपका? मराठा हार गए और नागपुर की संधि हुई 1818 में, ठीक है। इसीलिए उस समय अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन आया और वहाँ पर अधीक्षकों की नियुक्ति करके अंग्रेज शासन करने लगे, जिसमें पहला कौन था आपका अधीक्षक? एडमंड था, फिर एगन्यू था, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आपको समझा दिया हूँ, यहाँ रिवीजन बीच बीच में कराता हूँ ताकि आप लोगों का पकड़ बना रहे।
सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ, तभी 1818 में क्या हुआ आपका? नागपुर की संधि। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? ब्रिटिश नियंत्रण काल में, देखिए अंग्रेजों के नियंत्रण के काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? ओवरी, मालगुजारी, सेवाई या टकोली? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टकोली। ब्रिटिश नियंत्रण काल में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्षेत्रीय जो जमींदार थे उनसे टकोली लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर या कवर्धा? प्रश्न है कि किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों बस्तर। ठीक है, बस्तर करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। याद रखेंगे कि बस्तर और जो आपका करद लिखा है ये करोंद है दरअसल। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कालाहंडी वर्तमान में। कालाहंडी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। और कालाहंडी से कौन सी नदी निकलती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो बस्तर और करोंद जमींदारों का विवाद सामने आया, अर्थात इनके समय बस्तर में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, ये पहला चीज़ क्लियर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हंटर, सैंडिस, हेवियट, काफर्ड? तो काफर्ड था। सबसे पहले मैं बताया आपको एडमंड आया, एडमंड के बाद एगेन्यू आया, एगेन्यू के बाद आपका हंटर आया, फिर आपका सैंडिस आया, सैंडिस के बाद आपका आया विल्किंस आया, और फिर काफर्ड आया। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 अधीक्षक छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावंत भारती किसके संबंधित है? विद्रोह, समाज सेवा, देश सेवा या शांति दूत? सावंत भारती दोस्तों मैं आपको अभी बताया हूँ, सावंत भारती विद्रोह हुआ था। जहाँ आपके जमींदार कौन थे? सावंत भारती। ये किसके समय हुआ था? तो मैं बताया अभी एगेन्यू के समय हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, कब हुआ था? 1825 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडविच ने निर्मित की थी? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ताहूदारी से प्रश्न बनता है दोस्तों। ऑप्शन है संजारी, सिरपुर, सिमगा या सिहावा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोरमी और तिरंगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन ये क्या हो गया था आपका? विलोपित हो गया था। जबकि लोरमी और आपका तिरंगा, ठीक है, लोरमी और तिरंगा नामक 2 ताहूतेदारी का निर्माण किसने करवाया था? आपका सैंडिस ने। ठीक है, ये 2 ताहूतेदारी थी। याद रखेंगे जो आपका कैप्टन सैंडिस है ये 1825 में आया था, मैं आपको बताया अभी। और 1825 में आते साथ इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने आपका डाक व्यवस्था डाक जो होता है आपका, डाक हो गया, तार व्यवस्था छत्तीसगढ़ में शुरू की। मतलब डाकिया वाला पद सृजित हुआ यहाँ पर। डाक व्यवस्था शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन? सैंडिस करते हैं। इसके साथ याद रखना है बस्तर और कांकेर और जयपुर के करद जमींदारों के बीच में विवाद हुआ था इनके समय, और इन्होंने समझौता करवाया। ठीक है, किसके बीच में आपका हो गया? बस्तर, कांकेर और आपका जयपुर कौन सा आपका? उड़ीसा। याद रखेंगे, राजस्थान वाला नहीं। तो जयपुर, कांकेर और आपका बस्तर के जमींदारों के बीच विवाद सुलझाया उन्होंने। ठीक है, उनके बीच लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उसको इन्होंने शॉर्ट आउट किया था। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो हिंदू और आपका उर्दू कैलेंडर उस समय चल रहे थे उसको समाप्त करके इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर शुरू किया। ठीक है, इन्हीं के समय पर। कब? 1825 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, ये जो आपका एगेन्यू थे, एगेन्यू में भी बहुत सारे काम किए मैं आपको बताया, लेकिन एगेन्यू से ज़्यादा सुप्रीम थे, इनके पास ज़्यादा पावर था। किसके पास? सैंडिस के पास। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? उस समय कौन था? मैं बोला आपको 1818 में कौन था? अप्पा जी थे, अप्पा जी, है ना। 1818 में कौन था उस समय मराठा भोसले शासक?
अप्पा जी थे। ठीक। अगला है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? मराठों का शासन था। ठीक है, 1818 तक पूर्ण रूप से था। फिर 1818 से 1830 अप्रत्यक्ष आपका ब्रिटिश शासन। फिर 1830 से लेकर के 1854 तक जिलेदार की नियुक्ति करके मराठों ने शासन किया था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर और करोद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? मैं आपको बताया, बस्तर और करोद जमींदार के बीच जो विवाद हुआ था उसको समझौता किसने करवाया? सैंडिस ने करवाया था। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासक को जिल्हेदार कहा जाता था? तो 1830 से 1854 तक आपका छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें आपका पहला जिलेदार कौन था? कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव अप्पा ये मराठा हुआ करते थे दोस्तों। कृष्णराव अप्पा के बाद कौन आया था आपका? दूसरे हुए थे अमृतराव। ठीक है, अमृतराव अप्पा। तीसरे जो हुए थे मैं आपको बताया था, मुस्लिम आए थे एक, सरूरुद्दीन अप्पा। चौथा आया था दुर्गा प्रसाद। ठीक है, दुर्गा प्रसाद। पांचवा आया था इंदू कराव। छठवा जो आया था आपका सखाराम। और फिर गोविंद राम। सखा कौन? गोविंद राम। और गोविंद राम के बाद आपका आया आठवां गोपाल राम। ठीक है, कौन? गोपाल राम। ये सब अप्पा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कितने हो गए? 8 जिलेदार थे छत्तीसगढ़ में। कितने सूबेदार थे? तो आपका 8 सूबेदार थे। सूबेदार भी 8, जिलेदार भी 8, याद रखेंगे इसे। जबकि आपके अधीक्षक कितने थे? तो मैं आपको बताया हूँ 6 अधीक्षक थे। छोटा छोटा बात याद रखना है हमेशा दिमाग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार, अभी मैं आपको बताया, कृष्णराव अप्पा की नियुक्ति की गई थी। ठीक, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार कौन है? तो अमृत, गोविंद राम, गोपाल राम। तो गोविंद राम मैं आपको बताया अभी कि उसके बाद गोपाल राव बताया था। गोविंद आए फिर गोपाल आए, गोविंद गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में, रघुजी प्रथम नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, तृतीय है, सबसे आखिरी में जिलेदार नहीं था, ये पूछ रहा है प्रश्न। रघुजी प्रथम तो कौन थे? आपके नागपुर के भोसले वंश के शासक के प्रमुख थे सबसे पहले। उनकी मृत्यु के उपरांत आपका उनके पुत्रों जानो जी, मुधो जी, आपका साबू जी और बिम्बा जी को क्षेत्र के लिए दिया गया, अलग अलग बांट करके पेशवा के द्वारा। फिर रघुजी द्वितीय आए थे, पर यहाँ पर अब रघुजी द्वितीय के बाद पुरुषों जी आए थे। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न क्या आ रहा है? रघुजी तृतीय की बात आ रहे हैं। तो रघुजी तृतीय के समय छत्तीसगढ़ का जिलेदार कौन नहीं था? देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहली बात तो कृष्णराव बिल्कुल था, गोविंद राव भी था, गोपाल राव भी था, इंदुक राव भी था। जबकि केशव गोविंद कौन था दोस्तों? केशव गोविंद तो आपके सूबेदार थे। कौन थे ये? सूबेदार थे छत्तीसगढ़ में। महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, ये सब कौन थे आपके? छत्तीसगढ़ के सूबेदार। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जिलेदार की बात कर रहे हैं। मैं बोला ना आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। 8 जिलेदार भी थे और 8 आपके सूबेदार भी थे और 6 आपके अधीक्षक थे दोस्तों। ठीक, जिलेदारों का नाम को भी और क्रम को याद रखना है और सूबेदारों को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा? परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? कामा बंसीदार, सूबेदार, फणिनवास या पटेल? ठीक, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, परगने का प्रमुख को बोलते थे कामा विस्तार। ठीक है, कामा विस्तार परगने के प्रमुख होते थे। परगना पद्धति का आपका सूत्रपात या जन्मदाता कौन था आपका? तो याद रखेंगे विट्ठल राव दिनकर। ठीक, विट्ठल राव दिनकर कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे ये आपके सूबेदार थे। किसके कार्यकाल के समय ये विट्ठल राव दिनकर थे? तो याद रखेंगे वेंको जी के समय। और वेंको जी ने क्या पद का सृजन किया था? सूबेदारी प्रथा शुरू किया था। ठीक है, जबकि विट्ठल राव ने परगना पद्धति शुरू किया। सबको पढ़ना है, क्रॉस बना के, कॉम्प्लेक्स बना के चीज़ों को, मतलब समझ रहे हैं आप, एक दूसरे को इंटरलेट करके पढ़ना है, क्रॉस करना है सबको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने के प्रमुख को कामाविजदार कहा जाता था। अगला है, इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दान दिया ग्राम, वन ग्राम,
प्रथम श्रेणी का ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो दान में दिया गया ग्राम को बोलते थे मोकासा ग्राम। इसका मुख्य अर्थ होता था ब्राह्मणों को दान दिया गया ग्राम। ठीक है, जो गांव ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था उसको इस समय मोकासा ग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसमें? मराठा शासनकाल में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सैंडिस ने याद रखेंगे पटेल पद को खत्म करके बरार पांडे, पोतदार और आपका अमीन का पद सृजित किया था दोस्तों। सैंडिस ने किया था, माफ़ करेगा, सैंडिस नहीं, एगेन्यू ने किया था। ठीक है, एगेन्यू ने यह पद का सृजन किया था, जबकि डाक व्यवस्था आपका सैंडिस के समय हुआ था। बस्तर और करोड़ जमींदारों के विद्रोह को भी सैंडिस ने शांत करवाया था। ठीक, साथ ही साथ आपका लोरमी और तरेंगा दो ताहूतीदारी प्रथा का जन्मदाता सैंडिस थे। मराठा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? ग्राम प्रधान के पद को क्या कहा जाता था? तो ग्राम के प्रमुख कौन होता था दोस्तों? गौंटिया होते थे। गांव के प्रमुख गौंटिया। ठीक है, गढ़ के प्रमुख को आपका दीवान कहते थे, जबकि बरहों के प्रमुख को दाऊ कहा जाता था और गांव के प्रमुख को गौंटिया कहा जाता था। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? गडकरी, कारखानीस, पोतदार या किलेदार? तो जो आपका राजकोष अधिकारी था वो पोतदार था, जिसको खजंची भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खजंची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी की क्या नाम था? तो गांवों का दौरा करता था, साथ ही साथ आपका भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कुलकर्णी, बरार पांडे, खोट या फडणवीस? छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के समय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बरार पांडे। बरार पांडे क्या करते थे? गांवों का दौरा करते थे और जो भू राजस्व की जानकारी को एकत्र करके अपने उच्च अधिकारी किसको? कामाविजदार को जानकारी प्राप्त करवाते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे भू राजस्व की जानकारी बरार पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, और आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ऑन कर लें, ताकि आपको जब भी हमारे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ का मराठा काल को जो आगे बढ़ाएंगे और अंग्रेजी शासन को दिखाएंगे। इसके साथ साथ आधुनिक इतिहास आपका धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा दोस्तों। और जो लोग आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग अब क्विक रिवीजन MCQ लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोगों का 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। संपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपका जुलाई मंथ तक का है इस ईयर का, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। और विगत वर्ष के जो आपके करंट अफेयर्स थे वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर से उसे जा करके एक बार ज़रूर से देखिए, क्योंकि परीक्षा के लिए वो काफ़ी उपयोगी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।